तो हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड 12th का 4th चैप्टर मेंबरशिप का सेकंड सेशन। फर्स्ट सेशन में हम ऑलरेडी ये समझ चुके हैं कि मेंबर क्या होता है, मेंबर और शेयर होल्डर में क्या डिफरेंस है और कौन सा पर्सन मेंबर बन सकता है। इंडिविजुअल पर्सन हो या आर्टिफिशियल पर्सन हो, दोनों ही मेंबर बन सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि मेंबर बनने के मेथड क्या है और मेंबरशिप टर्मिनेट कैसे होती है। तो सबसे पहले आप मेंबर किस मेथड से बन सकते हो। पहला तो अगर आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आप जब कंपनी बन रही है उसके पहले जो मेमोरेंडम बना उसके लास्ट पेज में जो सब्सक्राइबर्स क्लॉज होता है उसमें आपने सब्सक्राइब किया है, उसमें आपने अपना कंसेंट दिया है कि हाँ, फ्यूचर में जब भी ये कंपनी अपने शेयर्स इशू करेगी तब मैं इसके शेयर्स खरीदने के लिए तैयार हूँ, तो आप ऑटोमेटिकली इसके मेंबर कहलाए जाओगे। भले जब तक शेयर्स इशू नहीं होता तब तक आप उसके शेयर होल्डर नहीं हो, लेकिन उस पीरियड में भी आपने जिस दिन से साइन किया है सब्सक्रिप्शन क्लॉज में, उस दिन से ही आप उसके मेंबर माने जाओगे। नेक्स्ट है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। मतलब जब कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है उसके बाद लोग उसके लिए उसके शेयर एप्लीकेशंस भरते हैं, उसको शेयर एप्लीकेशन मनी देते हैं, उसके बाद बोर्ड में अप्रूवल होता है और फिर फाइनली सभी लोगों को, मतलब जो भी लोगों का आप शेयर एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे हो उन सभी लोगों को शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है। तो उस दिन तो मतलब आपने शेयर अलॉटमेंट का प्रोसीजर कंप्लीट कर रहे हो। तो जब आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू हुआ, जब आपको शेयर अलॉट हुआ, तो तब आप मेंबर बन जाते हो। तो जो नॉर्मल आपका शेयर खरीदने का प्रोसीजर है, डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी, आप जब कंपनी के पास से डायरेक्टली खरीदते हो तब कंपनी आपको शेयर अलॉट करती है, तो वैसे आप मेंबर बन सकते हो। और नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। मतलब आप कंपनी से नहीं खरीद रहे, आप दूसरे पर्सन से खरीद रहे हो। मैंने सेल किया, आपने परचेज़ किया, तो आपने जो परचेज़ किया है आप अभी से मेंबर बन गए कंपनी के। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स मतलब जो कंपलसरी ट्रांसफ़र होता है शेयर्स का। जैसे कि अगर सपोज़ कोई शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है, अनसाउंड माइंड का है, तो उसके जो शेयर्स है वो संभाल नहीं पाएगा, अपने खुद के फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले पाएगा। और मतलब अगर वो अनसाउंड माइंड का है या इंसॉल्वेंट है और अगर सपोज़ वो डेथ हो जाती है, तो उसका जो भी इनहेरिटेंस है, उसकी जो भी जायदाद है, उसके वजह से उसके विल के हिसाब से अब उसके हेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मतलब उसके वारिस जो भी होंगे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इसमें एक ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स हो जाता है। तो जो भी उसका वारिस बन गया या फिर जो भी उसका नॉमिनी है, जो भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो अब से मेंबर हो गए। तो ये एक मेथड है मेंबरशिप लेने का। नेक्स्ट है शेयर्स एक्वायर्ड फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश। मतलब अगर आप सपोज़, जैसे आप स्टार्टअप्स देखिए, स्टार्टअप्स में क्या होता है कि वो लोग शुरू कर रहे हैं ना बिज़नेस, और बहुत ही डिफरेंट फील्ड में शुरू कर रहे हैं बिज़नेस। तो हो सकता है कि उन्होंने शुरू करने के टाइम पे बहुत से लोगों से हेल्प ली हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बहुत ही कॉलेज के बच्चे अपना कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं कोई साइंटिफिक फील्ड में, तो हो सकता है जब वो कॉलेज में पढ़ रहे थे तो उन्होंने अपने कॉलेज के लेबोरेटरी यूज़ किया हो, कॉलेज के जो प्रोफेसर्स हैं उनका गाइडेंस लिया हो। तो वो हो सकता है बहुत से कॉलेजेस ऐसा रखते हैं कि अगर हमारे कॉलेज में रह के, जैसे बहुत बड़े स्टैनफोर्ड और ये सारे जो MIT, ये सब टाइप के जो कॉलेजेस होते हैं, जो कि अपने वहाँ पे रिसर्च को बढ़ावा भी देते हैं, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उसको हेल्प भी करते हैं, तो वो लोग लेकिन ये क्लॉज रखते हैं कि अगर आप हमारे कॉलेज में हो, हमारे कॉलेज में रह के आपने कोई ऐसा इनोवेटिव आइडिया निकाला है, तो आपने यूज़ तो मेरे कॉलेज का लेबोरेटरी किया है, तो अल्टीमेटली खर्चा तो कॉलेज ने किया है कुछ ना कुछ वो स्टूडेंट्स के ऊपर, तो उसके बदले उनको शेयर्स मिलेंगे, उनको कंपनी का एक पोर्शन मिलेगा। तो यहाँ पे जो कॉलेज है वो कोई कैश नहीं दे रही है अपने हिस्से के शेयर्स के लिए, लेकिन उसने जो सपोर्ट दिया है, जो फाउंडर्स को, जो भी बिजनेसमैन को जो सपोर्ट दिया है, उसके सामने उसको शेयर्स मिल रहे हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। उसने बेनिफिट दिया है, उसने अपना लैब दिया है, उसने अपने प्रोफेसर्स का मेंटोरशिप दिया हुआ है, लेकिन तो वो उसका कंसिडरेशन है, लेकिन कैश के अलावा दूसरा कंसिडरेशन है, उसके सामने उसको शेयर्स मिलेगा बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट। इसका मतलब ये है कि सपोज़ मैं अभी मेंबर नहीं हूँ, मैं पहले मेंबर हुआ करती थी लेकिन अभी मैंने अपने शेयर्स बेच दिए,
या फिर हो सकता है कि मैं बैंकरप्ट हो गई हूँ, तो मेरे जो सारे शेयर्स हैं वो ज़ब्त हो गए और मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे दिए या फिर लिक्विडेटर को वो ट्रांसफ़र हो गए हैं। लेकिन पहली चीज़ कि आई कंटिन्यू टू बी अ मेंबर। हाउ विल आई कंटिन्यू टू बी अ मेंबर? कि भाई मैं ज़बरदस्ती, मैं एलिजिबल नहीं हूँ मेंबर बनने के लिए, फिर भी मैं ज़बरदस्ती प्रोसीजर जो करना होता है शेयर ट्रांसमिशन का, उसको मैं डिले किए जा रही हूँ, है ना। तो मैं ज़बरदस्ती, मेरा हक नहीं है मेंबर बनने का, बट फिर भी मैं प्रोसीजर को डिले किए जा रही हूँ। सो अब इसमें सेकेंड लाइन देखिए, इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग मेंबरशिप फर्स्ट ही कंटिन्यूज टू बी अ मेंबर। कैसे कंटिन्यू करेगा? वो प्रोसीजर को डिले कर रहा है। सेकेंड, होल्ड आउट्स हिमसेल्फ टू बी अ मेंबर। मतलब प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है, मेरे सारे शेयर्स ट्रांसफ़र हो गए, मैं मेंबर नहीं हूँ, फिर भी मैं नाटक कर रही हूँ मेंबर बनने का। मैं इस तरीके से बिहेव कर रही हूँ कि अभी भी मेरे पास वो शेयर्स है। अभी देखो, मुझे पता है, मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पता है, कंपनी को पता है कि मैं मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मेरे आसपास जो सोसाइटी वाले हैं, ये तो मेरे पर्सनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है ना। मेरे आसपास जो मेरी सोसाइटी है, मेरी कम्युनिटी है, उन लोगों को ये तो नहीं पता कि मैं पर्सनल ट्रांजैक्शंस कौन कौन से किए हैं मैंने। तो मैं उनको इस तरीके से बिहेव कर रही हूँ कि हर, अरे मैं तो लास्ट ईयर एजीएम गई थी, उनको शायद मैंने तब डिक्लेयर किया होगा, तो मैं अभी भी ऐसे ही दिखा रही हूँ कि मैं अभी भी मेंबर हूँ। थर्ड है, यूटिलाइजेस हिज राइट एज मेंबर बाय फिक्टिशियस बिहेवियर। फिक्टिशियस बिहेवियर मतलब ये जैसे ऑलरेडी जो मेंबर्स हैं, जो दूसरे भी जो मेंबर्स हैं, उनको भी नहीं पता होगा कि मेरे और मेरे कंपनी के बीच में क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, कि मैं आज मेंबर नहीं हूँ, ये मुझे पता है, मेरे कंपनी को पता है। जो दूसरे मेंबर्स हैं उनको तो नहीं पता है ये चीज़। तो सपोज़ अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे वोटिंग करने की ज़रूरत है, तो मैं इस तरीके से झूठ मूठ का मेंबर बनने का नाटक करूँगा और दूसरे मेंबर्स को इन्फ्लुएंस करना, दूसरे मेंबर्स के जो वोटिंग है उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करूँगा। तो ये मैं क्या है, मैं खुद तो वोटिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं दूसरे मेंबर्स को इन्फ्लुएंस करके उनके थ्रू वोटिंग करवा रहा हूँ। तो मैं एक तरीके से इनडायरेक्टली अपना राइट, जो वोटिंग का राइट मेंबर का होता है, वो इनडायरेक्टली दूसरे के थ्रू यूज़ कर रहा हो। तो अगर मेरे ये सब बिहेवियर की वजह से अगर कुछ भी नुकसान होता है कंपनी को, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जैसे मैंने वोटिंग का ही बोला कि भाई अब मैंने दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस किया गलत तरीके से वोटिंग करने के लिए, उसके वजह से कोई नुकसान हो गया कंपनी को, या फिर से मैंने अपने जो नेबर्स हैं उनको गलत तरीके से बोला, कि उनको झूठ बोला कि भाई मैं आज भी मेंबर हूँ जबकि मैं मेंबर नहीं हूँ, और मैंने उनको बोला कि देखो ये कंपनी तो इस तरीके से प्रोजेक्ट लेने वाली है, उसको तो वो प्रोजेक्ट मिलने वाला है, मैं तो गया था एजीएम में, वहाँ पे ये सब डिस्कस हुआ। तो और वो जो नेबर्स है वो मेरी बात सुन के कोई अपना बिजनेस ट्रांजैक्शन करता है और उनको लॉस होता है, तो ये जो भी लॉसेस हो गए वो कंपनी की गलती तो नहीं है, लेकिन वो मेरी गलती है, तो मुझे इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। तब जब मेरे को लाइबिलिटी मेरे सिर पे आएगी, तो मुझे उसको मेंबर की तरह लाइबिलिटी को लेना पड़ेगा। मुझे कोई राइट नहीं मिलेगा, मुझे कोई डिविडेंड का राइट, वोटिंग राइट कभी नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे नाटक करने की वजह से जो भी नुकसान हुआ है वो नुकसान की भरपाई मुझे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन ऑफ फॉर्म ऑफ रेनन्सिएशन। मतलब जब राइट शेयर्स मिलते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी की शेयर होल्डर हूँ, अभी कंपनी दूसरी बार वापस शेयर्स रिलीज़ करने वाला है, शेयर उसको वापस दूसरी बार शेयर्स अलॉट करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, मैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूँ, तो वो पहले मुझसे पूछेगा कि देखो मेरे पास इतने शेयर्स में वापस अलॉट करना चाहता हूँ, आपको चाहिए क्या? अगर आपको नहीं चाहिए तो आप लिख के दे दीजिए कि भाई मैं इसको रिनाउंस कर रहा हूँ। या तो मैं रिनाउंस कर सकती हूँ, या फिर मैं ये बोल सकती हूँ कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन ये मेरा दोस्त है उसको चाहिए, तो मैं अपना जो राइट है वो अपने दोस्त के नाम पे ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। तो मैं तो ऑलरेडी मेंबर हूँ, लेकिन मैंने अपना राइट शेयर्स जो है वो रिनाउंस कर दिया अपने दोस्त के नाम पे, तो अभी मेरा जो दोस्त है वो भी मेंबर हो गया। तो मेरे दोस्त के लिए क्या है मेथड ऑफ मेंबरशिप, मेरा जो फॉर्म ऑफ रिनंसिएशन है वो मेरे दोस्त का मेथड ऑफ मेंबरशिप हो गया। तो यहाँ पे आपको उल्टा देखना है, आप जब हेडिंग देखोगे तो आपको लगेगा रिनंसिएशन करने से, रिनंसिएशन मतलब छोड़ देने से, त्याग करने से कैसे आप मेंबर बनते हो। तो इसमें मैं त्याग कर रही हूँ तो मैं मेंबर नहीं बन रही, लेकिन मैं जिसके फेवर में त्याग कर रही हूँ, फेवर में रिनाउंस कर रही हूँ, अपने दोस्त के फेवर में रिनाउंस कर रही हूँ, तो मेरा दोस्त मेंबर बन रहा है।
नेक्स्ट है कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर, मतलब जो डिबेंचर होल्डर्स है उनको बोला गया था कि 15 साल बाद हम आपको शेयर्स डिबेंचर्स के सामने शेयर्स अलॉट कर देंगे, तो जब उनको शेयर्स अलॉट हो गए तो वो मेंबर्स बन जाएंगे बाय एक्वायरिंग स्वेट इक्विटी शेयर्स। मतलब हमने देखे थे कि एम्प्लॉयज़, डायरेक्टर्स, इन सब लोगों को इक्विटी शेयर्स अलॉट होते हैं। उनको फ्री में दिया जाता है, विदाउट कैश के दिया जाता है, या फिर हो सकता है कि उनको डिस्काउंट पे भी दिया जाए, मतलब थोड़ा बहुत कैश लिया जाए। इधर वे आप अपने एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर्स को जो भी दे रहे हो शेयर्स, उसको स्वेट इक्विटी शेयर्स कहा जाता है। वो एक्वायर करने से भी आप कंपनी के मेंबर हो जाते हो। नेक्स्ट है आपका टर्मिनेशन ऑफ शेयर्स के टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप। मतलब आपका मेंबरशिप ख़त्म कैसे होगा। तो पहले ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स है, मतलब मैंने शेयर्स आपको बेच दिया तो आप तो मेंबर हो गए, वो हमने मेथड में देखा था कि आप मेंबर हो गए, लेकिन मैं जो हूँ मेरा मेंबरशिप टर्मिनेट हो गया। तो यहाँ पे जो सेलर ऑफ शेयर्स है उसका मेंबरशिप टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, मतलब कंपलसरी ट्रांसफ़र। तो इसमें जो जो भी जिसका भी डेथ हो गया है उसका नाम मेंबरशिप रजिस्टर से निकल जाएगा। जो अनसाउंड माइंड का है, जो इंसॉल्वेंट है, उन सब का नाम मेंबरशिप रजिस्टर में से निकल जाएगा। उसमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव का, उसके वारिस का, उन सब का नाम ऐड होगा। लेकिन जो पुराना जो शेयर होल्डर था जिसका डेथ हो गया, जो अनसाउंड माइंड का है, उनका मेंबरशिप टर्मिनेट हो जाएगा। बाय फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स मीन्स हमने पहले देखा था कि कंपनी है वो 10 रुपये का जैसे शेयर है, तो पहले वो शेयर एप्लीकेशन मनी मांगेगा 3 रुपये। उसके थोड़े साल बाद वो शेयर्स कॉल अप करेगा, मतलब कि 10 रुपये का है, 3 रुपये आप दे चुके हैं, अभी बाकी का जो 7 रुपये है उसमें से मुझे 5 रुपये चाहिए। तो आपका कॉल्ड अप कैपिटल कितना हुआ, 5 रुपये हुआ। अभी बहुत से लोग होंगे जो वो ये 5 रुपये नहीं भरेंगे, तो हो सकता है उनको मल्टीपल चांस दिया जाता है कि भाई फर्स्ट कॉल हुआ, सेकंड कॉल हुआ, थर्ड कॉल हुआ, तो उनको मल्टीपल चांस दिया जाता है। लेकिन अगर वो बिल्कुल ही पैसा नहीं भर रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आप उसके शेयर्स वापस ले सकते हो, आप उसके शेयर्स को फॉरफिट कर सकते हो, ज़ब्त कर सकते हो। तो जब अगर सपोज़ मैंने पैसे नहीं भरे और मेरे शेयर्स फॉरफिट हो जाते हैं तो मेरा मेंबरशिप भी ख़त्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है लियन ऑन शेयर्स। लियन ऑन शेयर्स भी मतलब एक तरीके का आपने शेयर्स को रिजर्व में रख दिया, या फिर आपने शेयर्स को एक तरीके से मॉर्गेज कर दिया। उसको बेसिकली वो मॉर्गेज नहीं होता है, थोड़ा लीगली डिफरेंट होता है, पर उसका नेचर इस तरीके से ही होता है लियन में। तो लियन में कैसा रहता है कि अगर आपने पैसा नहीं दिया है, शेयर्स का जो कॉल्ड अप कैपिटल है वो आपने नहीं दिया है, तो कंपनी के पास राइट है कि वो आपके जो शेयर्स है उस पर जो लियन है उसको एक्सरसाइज करे। लियन मतलब एक तरीके का रिजर्वेशन आप बोल सकते हो, कि वो शेयर्स को हमने रिजर्वेशन के लिए रिज़र्व करके रखा हुआ है कि अगर आप शेयर्स तो शेयर होल्डर के पास है, लेकिन अगर शेयर होल्डर के पास से कोई भी डिफ़ॉल्ट होता है तो वो उस पर लियन एक्सरसाइज करेंगे। लियन एक्सरसाइज करेंगे मतलब उसको ज़ब्त कर लेंगे और उसको शेयर्स को बेच के वो उसका जो ड्यूज़ है वो रिकवर कर लेंगे। तो फॉरफीचर और लियन में एक्चुअली क्या फ़र्क होता है। फॉरफीचर मतलब कंपनी ने उसको ज़ब्त कर लिया लेकिन वो किसी और को बेचेगी नहीं वो चीज़, और लियन में ये होता है कि वो उसके पास से लेके फिर दूसरे को बेच सकती है। लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि जो लियन का जो प्रोसीजर है वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होना चाहिए। अगर आर्टिकल्स में नहीं है तो फिर आप किसी भी शेयर के ऊपर लियन नहीं डाल सकते हो। नेक्स्ट है बाय रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब इक्विटी शेयर्स तो कभी रिडीम होते नहीं है, हमने देखा प्रेफरेंस शेयर्स ही रिडीम होते हैं, या तो बिफोर 20 ईयर्स या फिर आफ्टर 20 ईयर्स रिडीम हो गए। तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं वो भी मेंबर्स ही रहेंगे, लेकिन जब उनके शेयर्स जो है प्रेफरेंस शेयर्स वो रिडीम हो जाएंगे 20 साल से पहले या 20 साल के बाद, जब भी वो रिडीम होंगे तो उनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से हटा देंगे और उनका मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। बाय मेकिंग शेयर अलॉटमेंट वॉइड। मतलब हमने मेथड ऑफ बिकमिंग शेयर मेंबर में सबसे पहला क्या पॉइंट देखा था, सेकंड पॉइंट क्या देखा था कि आपको जब शेयर्स अलॉट होते हैं तो आप मेंबर बनते हो। अभी हम क्या देख रहे हैं कि शेयर अलॉटमेंट का जो आपको शेयर अलॉट हो गए हैं, लेकिन उसके बाद आपको पता चला कि कंपनीज एक्ट के थोड़े प्रोविजंस वायलेट हुए,
उसको फॉलो नहीं किए गए हैं। तो शेयर होल्डर्स बोल सकता है कि देखो ये कंपनी ने कंपनीज एक्ट के थोड़ी प्रोसीजर फॉलो नहीं किए, तो इन्होंने जो शेयर अलॉटमेंट किया है वो गलत किया हुआ है, तो इसको आप इसको वॉइड करार दिया जाए। वॉइड मतलब इलीगल, तो मतलब हम ऐसे एज्यूम करेंगे ये कभी हुआ ही नहीं था। तो इलीगल एक्ट तो मतलब हम बोलते हैं कि हुआ तो है, लेकिन वॉइड मतलब कि हम ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि ये भाई कभी हुआ ही नहीं था, उसको कहते हैं वॉइड। उसका कोई फिर फ्यूचर में कभी उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर फ्यूचर में आपको कोई पूछेगा कि भाई आपने कितनी बार शेयर अलॉटमेंट किया है, तो ये वाला जो शेयर अलॉटमेंट है जो कि वॉइड हो गया है, उसको आप गिनोगे ही नहीं कभी भी। तो ये कब होगा, शेयर अलॉटमेंट वॉइड कब माना जाएगा? फर्स्ट चीज़, आपका कोई भी कंपनीज एक्ट का कोई भी प्रोविज़न का वायलेशन होना चाहिए, उल्लंघन होना चाहिए। और सेकंड, शेयर होल्डर्स ये बोलते हैं कि भाई ये वायलेशन हुआ है इसलिए हम वॉइड करना चाहते हैं। तो अगर शेयर होल्डर्स बोलते हैं तो फिर अलॉटमेंट वॉइड हो जाएगा। तो जितने भी शेयर होल्डर्स मेंबर बने थे उनका नाम वापस रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में से काट दिया जाएगा और उनका मेंबरशिप टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है बाय लिक्विडेशन और वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। मतलब अगर कंपनी बंद हो गई है, अगर कंपनी ही नहीं रही, तो फिर कंपनी के मेंबर्स भी नहीं रहेंगे, वो ऑटोमेटिकली मेंबर्स भी ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट है अमेलगमेशन और मर्जर ऑफ अ कंपनी। मतलब दो जब कंपनी है वो जब मिलती है, वो अपने जो बिजनेसेस है उसको ज्वाइन करती है, तो उसको हम अमेलगमेशन या मर्जर कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब दो कंपनी मिलके अपने सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ को ज्वाइन करती है तब एक्चुअली वो एक नई कंपनी बनती है। तो दो कंपनी को अमेलगमेट करके एक नई कंपनी बनती है। तो जो पुरानी कंपनी है जो कि मर्ज हुई है या फिर जो अमेलगमेट हुई है, उनका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाता है। तो जो पुरानी कंपनी में जो भी मेंबर्स है वो, बिकॉज पुरानी कंपनी ख़त्म हो गई है तो उसके मेंबर्स भी ख़त्म हो जाएंगे। जो पुराने कंपनी के मेंबर्स हैं उनको नई जो कंपनी है अमेलगमेट करके बनी है उसमें उनको मेंबरशिप मिलेगा, लेकिन वो फिर किस कंपनी के मेंबर कहलाए जाएंगे, नए कंपनी के मेंबर कहलाए जाएंगे। जो पुरानी कंपनी है जो मर्ज हो गई और ख़त्म हो गई, वो जो ख़त्म हो गई कंपनी है उसके मेंबर्स भी ख़त्म माने जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, टर्मिनेट कौन सी मेंबरशिप हो रही है, जो पुरानी कंपनी है वो उसके मेंबर्स टर्मिनेट हो रहे हैं, नए कंपनी के मेंबर्स टर्मिनेट नहीं हो रहे। तो इसके साथ हम मेंबरशिप वाला चैप्टर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हम डायरेक्टर्स देखेंगे। थैंक यू।